स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने मात्रिक छंद के विषय में खूब विस्तार से चीज़ों को समझा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्णिक छंद को। आइए देखते हैं वर्णिक छंद के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वर्णिक छंद कहते किसे हैं, अर्थात इसकी परिभाषा। क्या भैया? परिभाषा। तो शब्द से ही ये चीजें स्पष्ट है। वर्णिक अर्थात जिस छंद का निर्माण करते हुए वर्णों को ध्यान में रखा जाए उन्हें ही हम वर्णिक छंद कह देते हैं, या जिन छंदों का निर्माण वर्णों के आधार पर किया जाए उन्हें हम वर्णिक छंद कह देते हैं। क्या लिखेंगे? जिन छंदों का निर्माण जिन छंदों का निर्माण वर्णों के आधार पर किया जाए उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, किससे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया जिन छंदों का निर्माण किसके आधार पर हो? वर्णों के आधार पर। किसके आधार पर? वर्णों के आधार पर हो, उनको ही हम क्या कहते हैं? तो उनको ही हम वर्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, गण। वर्णिक छंद को समझने के लिए सबसे पहले आपको गण को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये गण जो होते हैं इन्हीं गणों के आधार पर ही हम वर्णिक छंद का निर्धारण कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भाई गण कहते किसे हैं। तो तीन तीन वर्णों के समूह को ही हम गण कहते हैं। लिखेंगे तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण कहते हैं। आगे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, एक गण में तीन वर्ण होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गणों की कुल संख्या आठ होती है। कितनी होती भैया? 8 होती है। ठीक है, बात करें गणसूत्र की कि गणसूत्र क्या है। गणसूत्र, तो गणसूत्र है यमाता राजभान शलगा। राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, ये क्या भैया? गणसूत्र है। इस गणसूत्र में जो कुल वर्ण है उन कुल वर्णों की संख्या 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वर्ण हो गए भैया? 10 वर्ण हो गए। किंतु इन 10 वर्णों में जो प्रारंभ के 8 वर्ण हैं, यानी कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा,
ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां और ये हो गया आठवां। ये जो प्रारंभ के 8 वर्ण हैं, इन्हीं 8 वर्णों के आधार पर ही हम कुल 8 प्रकार के गणों का निर्माण करते हैं। 8 प्रकार के गणों का निर्माण करते हैं। लास्ट में जो ला और गा है, ये इसमें एक लघु और एक गुरु है। बात समझ में आई? यहां तक की चीजों को एक बार हम फिर से समझेंगे। देखिए, जब तक आप चीजों की भूमिका नहीं समझेंगे, वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, अगर पृष्ठभूमि आपको पता ही नहीं कि वर्णिक छंद का निर्माण होता कैसे है, तो आप कदापि वर्णिक छंद समझ नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं ये थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि हम इसे पढ़ते नहीं हैं। जिन चीजों को हम पढ़ते नहीं वो चीजें कठिन होती हैं, और जिन चीजों को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं वही सारी चीजें आसान हो जाती है। आइए हमारे साथ में आप जुड़े रहें, चीजों को धीरे धीरे समझते रहें। यही सारी चीजें आपको इतनी आसान लगेगी कि जितनी की इसके आगे की चीजें आपको लगी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा जाए वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो जिन छंदों का निर्माण किसके आधार पर हो, वर्णों के आधार पर हुआ हो, उनको हम वर्णिक छंद कहते हैं। आपसे पूछा जाए भाई गण किसे कहते हैं, तो 3 वर्णों, कितने वर्ण, 3 वर्णों के जो समूह होते हैं, उन 3 वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं भैया, तो उनको ही हम गण कहते हैं। ठीक है, आपसे फिर पूछ लिया जाए कि भैया एक गण में, कितने गण में, एक गण में कितने वर्ण होते हैं, तो 3 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 3 वर्ण। फिर पूछा जाए कि भैया गणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गणों की कुल संख्या होती कितनी भैया, 8 होती है। गण सूत्र क्या है, तो यमाता राजभान शलगा, ये क्या है, गण सूत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके आगे की चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे समझते हैं। आगे आपको समझना यह है कि ये जो गण सूत्र है, बस इसी को आपको याद करके रखना है। इसी के आधार पर सारी पृष्ठभूमि ही तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो याद करके रखना है, क्या रखना है, यही गण सूत्र। चलिए, गण सूत्र। गण सूत्र क्या है भैया, य मा ता रा ज भा न स ल गा, यमाता राजभान शलगा। ठीक है, बस इतना आपको याद करके रखना है। इसमें गलती जो होती भैया, यही हम गलती करते हैं, यही गलती का स्थान यही है, यही हम गलती कर देते हैं जब हम सूत्र लिखते हैं। कुछ लोग भ्रमवश इसे या माता राजभान सलगा, या मतलब या पर आ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। वो या माता राजभान सलगा नहीं भैया, वो यमाता राजभान सलगा है। ठीक है, अब ध्यान दें, इनसे हम निर्माण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्रम। क्रम, गण कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8। इसके बाद में हम लिखेंगे गणों के नाम। गणों के नाम, गणों के नाम कैसे हम लिखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे, देखो बहुत आसान। इसमें मैंने आपको बताया था ना, प्रारंभ के 8 वर्ण आपको लेने हैं। कितने, 8 वर्ण आपको लेने हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। ये आपको 8 वर्ण लेने हैं, और इन 8 वर्णों के साथ में आपको गण जोड़ते चलना है। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। आई बात समझ में? एक एक वर्ण यहां से लेना है और उसके पीछे गण 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 जोड़ते हुए चले जाना है। चलिए हम लोग निर्माण करते हैं। पहला है यगण, दूसरा है मगण। मगण, यगण,
मगण। तीसरा है तगण, तगण। तगण के बाद में है रगण। क्या हो गया भैया? रगण। फिर जगण है, फिर भगण है। जगण, उसके बाद में भगण, और भगण के बाद में है नगण, फिर सगण। नगण और नगण के बाद में क्या है? शगण है। जो लोग नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी कुछ समय के लिए नोट्स ना बनाएं, केवल चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करें। पहले आप इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, चीजों को समझ जाइए, उसके बाद पुनः आप इस वीडियो को देखते हुए आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में ना बैठे, आपके समझ में ना आए। केवल आपको धैर्यता के साथ इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब क्रम भी बन गया, गण भी बन गया। अब क्या करना है? हमें गणसूत्र निर्माण करने से पहले, ठीक है, गण बनाने हैं। गण निर्माण। अब हम लोग गण निर्माण करते हैं। ठीक है, गण निर्माण की प्रक्रिया में आपको ध्यान में रखना है कि तीन तीन वर्णों को लेना होता है। यानी सबसे पहले य माता, फिर आगे से एक वर्ण छोड़ेंगे और पीछे से एक वर्ण लेंगे, अर्थात मातारा। फिर आगे से एक छोड़ेंगे, पीछे से एक लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तराज। ठीक है, फिर आगे से एक छोड़ेंगे, पीछे से एक लेंगे, फिर क्या होगा? राजभा। आ रहा समझ में? ऐसे ही हम आगे से एक छोड़ेंगे, पीछे से एक पकड़ेंगे, एक आगे से छोड़ेंगे, एक पीछे से लेते रहेंगे। ठीक है, अब आप इसमें बनाते हैं हम लोग। पहला है य मा ता, दूसरा है मा ता रा, अगला है त रा ज। क्या है? त रा ज, ताराज। य माता, या माता, मातारा, रा, उसके बाद में क्या है? ताराज। फिर क्या है? यगण, य माता राज भान शलगा। ठीक तो है भाई? तो यगण, यगण बन गया, फिर मगण बन गया, फिर तगण बन गया, है ना? तगण के बाद में अगला है राज भा। क्या भैया? राजभा। फिर क्या है? ज भा न, अगला है भा न स, अगला है न स ल, अगला है स ल गा। क्या भैया? सलगा। आई बात समझ भैया? तो इस तरीके से आप इन गणों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, इनके क्रम में आप भ्रम ना उत्पन्न करिए। ये देखिए, ये यगण का सूत्र है, यगण का निर्माण है, ये मगण का है, ये तगण का है, ये रगण का है, ये जगण का है, ये भगण का है, ये नगण का है, और ये क्या है? ये सगण का है। ये क्यों मैंने ऐसा कर दिया? जिससे कि आप इसको व्यतिक्रम में ना समझ लो, गलत ना हो जाए आपसे। अब क्या करना है? गणसूत्र बनाना है। क्या? गणसूत्र। क्या भैया? गणसूत्र। इन गणसूत्रों का निर्माण यदि हम चाहें, मैंने क्या कहा? यदि आप गणसूत्रों को बनाना चाहते हैं और बार बार आप चीजों को रटना नहीं चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि ये जो य माता राजभान सलगा सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर हम इसके मात्राओं का भी निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम इसका निर्माण कर लेते हैं। देखिए, इस पर ही आपको मात्रा लगानी है। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। आ रहा समझ में? अब ये जो मात्रा लग रही है, इसका क्या है?
गणसूत्र है। ठीक है, हम लोग बनाएंगे सबसे पहले यमाता का, पीछे से गुरु गुरु लघु, फिर इसका क्या होगा गुरु गुरु गुरु, फिर इसका बनाएंगे भैया लघु गुरु गुरु, फिर इसका बनाएंगे हम लोग राजभा का, तो क्या होगा गुरु लघु गुरु। ठीक है, फिर जबहान का बनाएंगे लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, फिर भानस का बनाएंगे लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। ठीक है, ये वाला है। नस्ल का है लघु 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 लघु, फिर क्या है सलगा, सलगा क्या हो जाएगा, सलगा का हो जाएगा गुरु लघु लघु। ठीक है, ये क्या हो गया सलगा का हो गया। आपकी समझ में शायद ये बात आ गई होगी कि हम गणसूत्रों का निर्माण कैसे किए। एक बार हम इसे देखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि इस गणसूत्र के आधार पर ही, इस गणसूत्र के आधार पर ही, ठीक है, हम क्या करते हैं, अच्छा इसे भी गणसूत्र इसे भी गणसूत्र का मतलब वास्तव में सूत्र स्पेशली तो यही है, इन्हीं के आधार, अर्थात इनका निर्माण किसके आधार पर होता है, इसके आधार पर होता है। ठीक है, मात्रा का निर्धारण कैसे कैसे होता है, हम लोग गण कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसको याद करेंगे, य माता राजभान सलगा, याद हो गया। अब स्टार्टिंग के 8 वर्ण गिन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक गिन लिया। अब यहीं तक हमको करना क्या है कि जब हम गणों का नाम बनाएंगे तो गण गण जोड़ेंगे, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण बन गया। अब क्या करना, 3 वर्ण लेना है, जैसे यहां से य माता, फिर माता रा, फिर तारा जय, फिर राज भा, ऐसे करना है। ठीक है, य माता मातारा तराज राजभा, ठीक है, जबहान भानस नस्ल और शलगा बन गया। अब इन पर जो मात्रा लग रही है, इन्हीं मात्राओं को हम यहां पर लिखते चले जाएंगे और इनका सूत्र अपने आप बनता हुआ तैयार हो जाएगा। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों को हम अगले क्रम में बताते हैं। यदि यहां किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखना ना भूलिएगा, जरूर रखिएगा प्रश्न। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भैया। लिख लिया भैया। चलिए अब हम लोग वर्णिक छंद को देखते हैं कि वर्णिक प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं, चलिए। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, यदि वो ट्रिक आप याद कर लेते, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको ट्रिक ही बताया था, ट्रिक ही बताया था ना। मैंने आपको बताया था सममात्रिक के लिए चौरोगी, अर्ध सममात्रिक के लिए बताया था 200 बाहु, और विषम मात्रिक के लिए मैंने आपको कोड बताया था कुछ। ठीक वैसे ही इन वर्णिक छंद के विषय में भी आपको ट्रिक ही याद करना, प्रमुख वर्णिक छंद। प्रमुख वर्णिक छंद, ठीक है। अब प्रमुख वर्णिक छंद में यू, वंश, भुज, द्रुत, तोटक, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक एक अलग है और यहां से लेकर के ये 4 जो है वो अलग है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वसंत, वसंत, मालिनी, मंद, सवैया, मंद सवैया, ये हो गया। उसके आगे घन रूप देव, घन रूप
देव। ठीक है, ये अपना कोड हो गया। ठीक है, इस कोड में ध्यान रखेंगे ये 4 को मैंने अलग लिखा है और इस 3 को मैंने अलग लिखा है। ठीक है, अर्थात 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 4 हिस्सों में आपके सभी वर्णिक छंद आपके याद हो जाएंगे। इव, वंश भुज द्रुत तोटक, वसंत मालिनी मंद सवैया, घन रूप देव। घन रूप देव आ गया समझ में? ये कोड है, यही कोड है। इव, वंश भुज द्रुत तोटक, वसंत मालिनी, क्या है? वसंत मालिनी मंद शवैया, और ये क्या है? घन रूप देव। ऐसा ही इसको याद करना है। अब ई से क्या होगा? इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा, तो पहला प्रमुख वर्णिक छंद है इंद्र वज्रा, जिसमें वर्ण जो होते हैं, वर्ण कितने होते भैया? 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 11 वर्ण होते हैं। दूसरा उसे है उपेंद्र वज्रा। क्या भैया? उपेंद्र वज्रा। ये जो आप उपेंद्र वज्रा देख रहे हैं भैया, इस उपेंद्र वज्रा में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं भैया? तो इसमें भी आपके 11 वर्ण ही होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। आई बात समझ में? यहां वंश से है वंशस्थ। क्या है? वंशस्थ। इस वंशस्थ में जो वर्ण है वो कितने वर्ण है भैया? तो इसमें 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12 वर्ण होते हैं। भुज से है भुजंग प्रयात। क्या भैया? भुजंग प्रयात। प्रयात नाम से बड़ा डरावना लग रहा है कि बड़ा डरावना है, लेकिन बहुत आसान है भुजंग प्रयात। ठीक है, इसमें वर्ण कितने होते हैं? तो इसमें भी 12 ही वर्ण होते हैं। 12 वर्ण। ठीक है, द्रुत से है द्रुत विलंबित। क्या है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित, इसमें भी 12 वर्ण। कितने वर्ण भैया? 12 वर्ण होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? आगे है तोटक। ये तोटक तो पूरा का पूरा ही मैंने लिख रखा है कोड में। ये तोटक छंद है, और जो तोटक छंद होता है इसमें भी आपके 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12 वर्ण होते हैं। अब यहां तक एक बात समझो आप, मैंने इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण आपको बताए? 11 वर्ण बताए। कितने वर्ण बताए? 11 वर्ण। इन दोनों में 11 वर्ण होता है, और यहां देखिए 12 12 12 12, और इन चारों में कितने वर्ण होते हैं भैया? तो इन चारों में 12 वर्ण होते हैं। इसलिए मैंने इनको एक साथ सेट करके रखा है कि आपको कितना कितना इसमें बताना, कैसे कैसे आपको बताना है। ठीक है, इसमें ये वसंत से है वसंत तिलका। वसंत तिलका। क्या भैया? वसंत तिलका। इसमें 14 वर्ण होते हैं। कितने? 14 वर्ण होते हैं वसंत तिलका में, और ये मालिनी छंद है। पूरा नाम ही है मालिनी छंद। ठीक है, इस मालिनी छंद में भैया 15 वर्ण होते हैं। कितने? 15 वर्ण होते हैं। ठीक, और ये क्या है? मंदाक्रांता। क्या भैया? मंदाक्रांता, इसमें 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17 वर्ण होते हैं। इसमें जो सवैया है, मैंने सवैया को पूरा का पूरा लिख रखा है। इस सवैया में 22 से 26 वर्ण। कितने वर्ण भैया? 22 से 26 वर्ण किसमें? सवैया छंद में होता है। अब यहां पर यह पहला है घन से घनाक्षरी। क्या? घनाक्षरी, और ये अब इसमें घनाक्षरी घनाक्षरी जोड़ना है। अगला है रूप घनाक्षरी। अगला है देव घनाक्षरी। क्या भैया? देव घनाक्षरी। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं वर्णिक छंद। अच्छा, इसमें भी आपको वर्ण देखने हैं, तो घनाक्षरी में होता भैया 31 वर्ण। कितने? 31 वर्ण। और रूप घनाक्षरी में होता है 32 वर्ण, और देव घनाक्षरी में होता है 33 वर्ण। कितने वर्ण?
33 वर्ण होते हैं। आई बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए अब एक बात और समझते हैं, इनको हम फटाफट याद करके रखते हैं। मैंने बहुत सीक्वेंस में चीजों को सेट कर रखा है। देखिए, इंद्र वज्रा में 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण, वंशस्थ में 12 वर्ण, भुजंग प्रयात में 12 वर्ण, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण, तोटक में 12 वर्ण। ठीक है, 2 में 11 है और 4 में यहां पर 12 है। ये थोड़े अलग अलग थे इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख रखा है। वसंत तिलका में कितने होते हैं? 14 होते हैं। मालनी में 15 वर्ण, मंदक्रांता में 17 वर्ण और सवैया में 22 से लेकर के 26 वर्ण तक पाए जाते हैं। 22 से 26 का मतलब यह होता भैया कि इसमें 22 से कम नहीं होगा और 26 से ज्यादा नहीं होगा। 22 से कम नहीं होगा, 26 से ज्यादा नहीं होगा। अर्थात यह 22 भी हो सकता है, 23 भी, 24 भी, 25 भी, 26 भी हो सकता है, किंतु 22 से कम नहीं हो, 26 से ज्यादा नहीं होगा। यहां पर घनाक्षरी, ये घन रूप देव जो मैंने बताया है, उसमें पहला है घनाक्षरी, दूसरा है रूप घनाक्षरी, तीसरा है देव घनाक्षरी। तो घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण पाए जाते हैं। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई है? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, स्क्रीनशॉट तो आपने पहले ले रखा था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में इनका सूत्र जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग इसे फटाफट, जब सूत्र भी जान लेंगे तब सबको हमें जोड़ जोड़ के केवल बताना ही बताना शेष बचाएगा, है ना? क्या क्या कैसे कैसे होता है और उन चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, सब चीजें याद हो जाती हैं और सब अभ्यास के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं वो चीजें उतने ज्यादा मजबूत होती हैं, चाहे वो हम हो या फिर आप। याद करने का कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, कि सर हम तो याद करते भूल जाते, भाई हर कोई भूलता, मैं खुद भी भूल जाता हूं, लेकिन जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपकी कंफर्म होती जाएंगी। तो सबसे पहले था यू। क्या भैया? यू, है ना? मैंने इन दोनों को जोड़ करके एक कोड बनाया था जिसमें जो वर्ण थे, कितने कितने वर्ण थे? 11-11 वर्ण थे। तो मैं एक एक का सूत्र भी लिखूंगा, नाम भी लिखूंगा, उसमें वर्ण भी बताऊंगा, है ना? 4 स्लाइड में इसको देखेंगे। तो पहला है इंद्र वज्रा। क्या है? इंद्र वज्रा। आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है तात जगौ। तात जगौ, ठीक है, तात जगौ। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, इसमें किसी भी जो सूत्र बना हुआ है, ठीक है, ये तो आपका वर्णिक छंद रहा। देखिए भैया, ये वर्णिक छंद है आपका और ये जो देख रहे हैं क्या है? वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है। और ये क्या भैया? ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। और ये क्या है? तो ये आपका ट्रिक है। क्या है? ये ट्रिक है ना? तो अब देख, बात और आपको समझनी पड़ेगी। इसमें तात जगहों में मैंने आपसे क्या बताया कि जो सूत्र है, इन सूत्रों में किसी भी मात्रा का कोई मतलब नहीं होता सिवाय एक मात्रा को छोड़ करके। यानी बड़ा आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा है कोई मतलब नहीं, छोटी है कोई मतलब नहीं है इसमें। लेकिन अगर किसी वर्ण के साथ औ की मात्रा आती है तो औ की मात्रा का मतलब वह वर्ण 2 बार आएगा। वह वर्ण 2 बार आएगा। ठीक है? ठीक है, जैसे गौ आ गया यानी 2 गुरु। अगर यही तौ होता तो 2 बार तगण। ठीक है, जिस वर्ण पर औ की मात्रा लगी होगी वह 2 बार आएगा। तो आप इसे नोट करके यहीं पर लिख सकते हैं, औ की मात्रा का अभिप्राय, अभिप्राय वह 2 बार सूत्र में आएगा। आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा भैया? 2 बार आएगा। ये बात समझ में आई?
बस इतना ही आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को जब हम विस्तार करेंगे उस टाइम के लिए, ठीक, जब विस्तार देंगे तब ये बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसे भैया उपेंद्र वज्रा, क्या है? उपेंद्र वज्रा। आपसे पूछा जाए उपेंद्र वज्रा में वर्ण कितने होते हैं, तो उपेंद्र वज्रा में जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं भैया? 11 होते हैं। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है जाति जगह। जाति जगह मतलब जैसे इसमें तगण, तगण, जगण और 2 गुरु था, वैसे इसमें क्या है? जगण, तगण, जगण और 2 गुरु है। ठीक है, सूत्र का विस्तार जब मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा तो सूत्र का विस्तार भी आपको दूंगा। अभी तो आप सूत्र याद करना है। आपसे पूछा जाए इंद्र वज्रा का सूत्र क्या होता है? तात जगह। उपेंद्र वज्रा का सूत्र क्या है? जाति जगह। इंद्र वज्रा में वर्णों की संख्या 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में वर्णों की संख्या 11 वर्ण। आई बात समझ में? आप यहां तक की बात समझ पाए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के समझने के बाद में अगला मैंने आपको बताया था, देखिए एकदम घबराइए मत। चीजों को जब आपको विस्तार से समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, तो वक्त तो आपको देना पड़ेगा। ये मत घबराइए कि जो है सर बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं चीजों को। आप हमें बताएं, अगर हम आपको धीरे धीरे नहीं बताएंगे तो क्या आप इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे? नहीं। आज तक आप बहुत फास्ट ही तो पढ़ते आए हैं। आपको धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, अगला ट्रिक है वंश, भुज, भुज, द्रुत, तोटक, तोटक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन वर्णिक छंदों के नाम लिख लेते हैं। नाम क्या है? वंश से क्या है? वंशस्थ। क्या भैया? वंशस्थ, वंशस्थ छंद। ठीक, अगला छंद है भुजंग प्रयात। क्या भैया? भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात छंद हो गया। ठीक है, अगला है द्रुत विलंबित। क्या भैया? द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद। और अगला है तोटक छंद। क्या भैया? तोटक छंद। आ रहा समझ में? तोटक छंद है। कौन छंद भैया? तोटक छंद है। बात समझ में आई? अब एक बात और समझते हैं हम लोग, इनका सूत्र क्या है? ठीक है, और वर्ण क्या है? तो वर्ण तो मैंने आपको बताया कि इसमें भी 12 वर्ण, इसमें भी 12 वर्ण, इसमें भी 12 ही वर्ण, और इसमें भी कितने वर्ण हैं? तो 12 वर्ण ही हैं। ठीक, वर्ण सभी में समान है, इसलिए मैंने इनको एक ही ग्राफ में रखा है। ठीक है, और इनका सूत्र क्या है भैया? इनका सूत्र क्या है? तो सूत्र हम लोग फटाफट लिख लेंगे, क्योंकि देखिए सूत्र बहुत जरूरी है। हम ये मानते हैं कि आपको पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो रही होगी, आपको याद करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन याद करना जरूरी है भैया। अगला है नभ भरी भानस सुंदरी। भानस सुंदरी, नभ भरी भानस सुंदरी। तो इसमें नभ भरी सूत्र तो आपका इतना ही है भैया, नभ भरी यही सूत्र है। लेकिन ये भानस सुंदरी क्यों आ गया? तो भानस सुंदरी का मतलब, इसमें जो आप सुंदरी देख रहे हैं, सुंदरी शब्द, ये सुंदरी क्या है? इसका उपनाम है। अर्थात द्रुत विलंबित का जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? सुंदरी छंद है। क्या भैया? सुंदरी छंद है। इसका सूत्र क्या है? तो बस नभ भरी ही इसका सूत्र है, लेकिन इसका उपनाम भी इसके सूत्र के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे कि आप सुगमता पूर्वक इसे याद कर सकें। ठीक है, और ये जो तोटक होता है इसमें 4 सगण, 4 क्या है? शगण है।
आई बात समझ में? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भैया जल्दी से। बहुत अच्छा है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब देखिए इसमें क्या क्या, ये जो ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं, ये ग्राफ इतना महत्वपूर्ण है कि टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, यूपीपी की परीक्षा हो, यहां तक की परीक्षाएं, तो ये स्लाइड से जो चार मैं आपको बता रहा हूं इतना ही आता है, उसमें इतना ही आता है। लेकिन अगर यूपीएसआई की, यूपीपी में तो इतना आता है, लेकिन यूपीएसआई में आपको थोड़ा सा और गहराई में समझना होगा। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के लिए थोड़ा गहराई में चीजों को समझना होगा, ईएलटी के लिए थोड़ा सा गहराई में समझना होगा। लेकिन जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं हिंदी से जुड़ी हुई, जो वर्णिक छंद उसमें पूछे जाते हैं, उसमें छंदों का नाम और उनके वर्ण ही पूछ करके खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे आपका टेट का है, सुपर टेट का है, टेट का है, सुपर टेट का है, ठीक है, यूपीपी का है, लेखपाल का है, ये जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं में हिंदी में छंद पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा वंशस्थ छंद किस प्रकार का छंद है, वर्णिक छंद है, मुक्तक छंद है, वर्णिक छंद है, मुक्तक छंद है या मात्रिक छंद है? तो भैया ये कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। फिर आपसे पूछेगा कि वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12, इतना ही आपसे पूछेगा। अर्थात यहां से आपको इनके नाम याद करने हैं और नाम के साथ साथ ये किस प्रकार का छंद है ये याद करना है, और उनकी मात्रा आपको याद कर ले, उनके वर्ण आपको याद कर लेने हैं, बस इन छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए। लेकिन जो यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले हैं या फिर जो टीजीटी और पीजीटी या एलटी की परीक्षा देने वाले हैं, वहां पर व्याकरण में ये चीजें थोड़ी सी डेप्थ में आती हैं, थोड़ी सी गहराई में आती हैं। ठीक है, परेशान ना होइए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे की चीजें देखते हैं भैया हम लोग। चलिए मिटाएं इसको भी भैया। घबराइए नहीं, थोड़ा सा क्लिष्ट आपको जरूर लग रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझने में असुविधा हो रही होगी। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें कठिन हो हम उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे हम छोड़ देंगे, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। हम तो जो कठिन है उसे भी पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो आसान है उसको तो पढ़ेंगे और समझेंगे ही समझेंगे। ठीक है, हम कभी किसी चीज से डर के भागने वालों में से थोड़ी ना हम लोग हैं। हम लोग तो डट के मुकाबला करेंगे उनका, तब ना चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला ट्रिक है भैया, यु वंश भुज द्रुत तोटक वसंत मालिनी मंद सवैया। क्या है? वसंत मालिनी मंद सवैया। मंद सवैया, क्या भैया? मंद सवैया। अब भैया इसमें देखिए, इसमें जो वसंत है, वसंत से क्या मतलब, क्या है? वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद। दूसरा भैया मालिनी छंद। क्या? मालिनी छंद। ठीक। तीसरा क्या है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद। ठीक। और चौथा क्या है? सवैया छंद पूरा का पूरा है ही, सवैया छंद। आई बात समझ में? अब अगर हम इनके वर्णों की बात करें तो वसंत तिलका में जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं भैया? 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? तो मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। और जो ये सवैया है, इस सवैया में 22 से कितने वर्ण? 26 वर्ण तक होते हैं, 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। ठीक है, इनका सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? तो इनका सूत्र देखेंगे भैया हम लोग, बगल में सूत्र भी लिख लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा।
तब, ये ध्यान रखेंगे, तब जौगो, तब जौगो, ठीक है। यहां हो जाएगा नौ मायो, मायो, ठीक है। मंदक्रांता का हो जाएगा मभन तौगो, मभन तौगो, मभन तौगो, ठीक है। और इसमें होता भैया, इसमें होता सात भगण, सात भगण आता है। कितने भगण आते हैं? सात भगण आते हैं। आई बात समझ में? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे की चीजें आपको समझाते हैं हम। लिख लिया? चलिए अब समझ लेते हैं। इसमें वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलका में भैया 14 वर्ण होते हैं। मालनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। और सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। एक बात और समझते हैं हम लोग कि ये जो वसंत तिलका है, वसंत तिलका का जो सूत्र है वो क्या है? तब जौगो। ये ध्यान रहे, ये तब जौगो है। मैंने कुछ लोगों को देखा वो नभ जौगो लिखे थे। गलत गलत गलत, वो ना नहीं भैया, ये ता है, तब जौगो। अब तब जौगो का मतलब हो गया इसमें तगण भगण। अब जापराओ की मात्रा है नहीं, जगण जगण, गापराओ की मात्रा है, क्या हो जाएगा? गुरु गुरु। बात समझ में आई? क्योंकि गगण तो कुछ था ही नहीं, गगड़ भी तो बनाया था आपने नहीं, 8 ही तो वर्ण हो, 8 ही तो गण होते हैं। तो इसमें पहले तगण, फिर भगण, फिर जगण जगण, क्योंकि औ की मात्रा का मतलब 2 बार वो वर्ण आएगा, ठीक है। यानी जा पर औ की मात्रा लगी, यानी क्या हो जाएगा? जगण जगण, फिर क्या हो जाएगा? गुरु गुरु। अब यहां पर 9 मायों का मतलब हो गया नगण नगण, 2 बार नगण, फिर मगण, फिर या पर औ की मात्रा नहीं, यगण यगण हो जाएगा। अब मभन तौगो का मतलब मगण भगण नगण तगण तगण, 2 गुरु हो जाएगा। अब 7 भगण का मतलब हो गया कि 7 बार भगण 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 आएगा। किसमें? इसमें सवैया छंद में आएगा। बात समझ में आ गई? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक एक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक दो समझ जाएंगे अभी तो फिर सब चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी। मिटाएं भैया इसको। चलिए, अब जितनी भी काम की चीजें थी सब हमको तैयार हो गई, सब हम लोग जान चुके हैं। अब इनको किसी भी वर्णिक छंद में रखा कैसे जाता है और ये पहचानने में सहयोग कैसे प्रदान करते हैं वो देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि हम अगर सूत्र हमें पता और सूत्र को लगाने का तरीका नहीं पता तो भी सवाल सॉल्व नहीं होता भैया। हम सूत्र तो रट लिए लेकिन उसको सेट कैसे करना किसी प्रश्न पर यह हमें पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छंदों में हम लोग देखेंगे इंद्र वज्रा छंद, है ना। इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे भैया हम। पहली महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? यह एक वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है, यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। कितने कितने भैया? 11 वर्ण होते हैं, ठीक है भाई। इंद्र वज्रा में मैंने आपको बताया ना कितना वर्ण इसमें होता है, 11 ही तो वर्ण होता है। एक पंक्ति में कितने वर्ण आएंगे? 11 वर्ण आएंगे और प्रत्येक पंक्ति में 11, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या भैया? दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है? तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इसका सूत्र क्या है।
सूत्र, आपको सूत्र भी तो मैंने बताया। तो इसका सूत्र है तात जगो। क्या भैया? तात जगो, तात जगो। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि इसे समझने में आपको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। आपका मन बार बार डाइवर्ट हो रहा होगा, बार बार आप चाह रहे होंगे कि वीडियो को बंद करो यार, क्या समझाया जा रहा है। लेकिन भैया अगर आप इन कठिन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। आप अपने धैर्य को बना के रखिए। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, और तीन बार देखने के तक तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि चीजें आपके समझ में आ ही जानी है। घबराइए मत, आप धैर्य धारण कीजिए, चीजों को समझिए। सूत्र विस्तार मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तगण आएगा। क्या आएगा? तगण। तगण के बाद में फिर ता है, फिर क्या आएगा? तगण आएगा। तगण के बाद में क्या आएगा? जगण आएगा। क्या आएगा? जगण आएगा। और जगण के बाद में गौ का मतलब हो गया दो बार गुरु, दो बार गुरु आएगा। किसमें? इसके उदाहरणों में। किसके उदाहरणों में? इंद्र वज्रा के उदाहरणों में आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई यहां तक की बात? और मैंने आपको सूत्र बताया था, जो गणसूत्र था वो गणसूत्र था। गणसूत्र याद है नहीं? य मा ता रा ज भा न स ल गा। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर इतना कठिन कठिन आप बता रहे हैं, याद कैसे होगा, कैसे आप याद करोगे? भैया कुछ नहीं, इतना तो याद कर पाओगे ना। बस अगर ये याद है आपको तो ये मान के चलिए कि आधा से ज्यादा तो काम आपका पहले से ही सॉल्व हो चुका है। अब आधा से कम या आधे से कम ही आपको समझना है। ठीक, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। याद होगा, अधिकांश लोगों तो याद भी होगा, है ना। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देते हैं हम आपको। आधार कोई जिसका नहीं है। जिसका नहीं है। आधार कोई जिसका नहीं है, यह आपका उदाहरण रहा। अब पेपर में यही आ गया कि आधार कोई जिसका नहीं है में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है, भुजंग प्रयात दे दिया। तो पहला काम तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें 11 वर्ण हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। देखो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मैं हर चीजें आपको लिख करके तो नहीं बता सकता, क्योंकि अगर हर चीज में लिखने लगूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो सेशन है क्लास का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजें मेरी ध्यान से आप सुन करके सीखिए, ठीक है। श्रवणेंद्रियों को अपने मजबूत करके रखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मात्रा जब भी लगाते तो पीछे से आगे की ओर लगाते हैं, पीछे से आगे की ओर लगाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम लोग वर्ण भी पीछे से आगे से कहीं से गिने, लेकिन वर्ण गिनते समय ध्यान में रखना होता है कि आधे वर्ण का कोई महत्व नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस श्याम जो लिखा गया श्याम, अब इस श्याम में बताओ कि श्याम में कितने वर्ण हैं? तो आपको केवल एक वर्ण, दो वर्ण, इसमें दो वर्ण मानने पड़ेंगे बस। क्यों? ये जो आधा वर्ण देख रहे हैं इस आधे वर्ण को हम वर्णिक श्रृंखला में नहीं रखते, यानी अर्थात आधे वर्ण को हम वर्ण नहीं मानते। किसमें? वर्णिक छंद के अंतर्गत। ठीक, आगे समझते हैं। हम जब गण बनाएंगे तो गण हमेशा आगे से पीछे की ओर बनता है। गण आगे से पीछे और मात्रा पीछे से आगे लगाई जाती है। यह बात हमेशा दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है, नहीं तो हर बार गलती आप करेंगे। दो चीजें मैंने बताई आपको कि मात्रा जब भी लगाएंगे तो मात्रा यहां लिख दे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। बार बार इसे नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा लगाते समय क्या ध्यान रखना होता है कि मात्रा कैसा लगती है? पीछे से आगे, पीछे से आगे। और गण, गण कैसे लगता है भैया? गण निर्माण कैसे करते हैं? आगे से पीछे, आगे से पीछे करते हैं। बात समझ में आई? अब देखो आपने वर्ण गिना, इसमें 11 वर्ण आ रहा था, इससे ये चीजें स्पष्ट हो गई कि ये इंद्र वज्रा हो सकता है या फिर उपेंद्र वज्रा हो सकता है, क्योंकि 11 वर्ण कुल दो ही में है, इंद्र वज्रा में और उपेंद्र वज्रा में। ठीक है, अब इसमें अगर पहले तगण आ जाए, फिर तगण आ जाए,
फिर जगण आ जाए, दो गुरु आ जाए, तो हम ये मान लेंगे कि इसमें कौन सा छंद है, तो उसमें है इंद्र वज्रा छंद। तो चलो मात्रा लगा के देखते हैं। तो मात्रा पीछे से लगाएंगे तो इसमें आएगा गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु, ठीक है, गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, ये बन गया आपका। अब ध्यान देखो आप, तीन तीन वर्णों से आपने गण का निर्माण करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक गण में तीन वर्ण होते हैं, तो तीन तीन पर हम गण का निर्माण करेंगे। यानी एक दो तीन वर्ण हो गया, एक दो तीन वर्ण हो गया, एक दो तीन वर्ण हो गया। अगर तीन वर्ण से कम होगा तो गण नहीं बन सकता, फिर गण नहीं बनेगा। बात समझ में आई? यानी कि ये दोनों क्या मानेंगे, हम इन्हें गुरु मानेंगे। क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे, क्योंकि दोनों पे एस क्या करते हैं, गुरु ही बना हुआ है। और देखो लास्ट में दो गुरु आना चाहिए, देखो लास्ट में दो गुरु आ भी चुका है। शेष को चेक कर लेते हैं। अब इसमें तगड़, अब आप तगड़ पेपर में, अरे यार तगड़ की तो मात्रा ही मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, तगड़ की मात्रा भूल गया तो ये तो याद है सूत्र ना। अब इसे हम तगड़ की मात्रा बताना आपको बताएंगे। देखो यहां पर गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु 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 लघु, ठीक है। हमें तगड़ देखना है तो यही तीन वर्ड ले लेना, तराज, यानी गुरु गुरु लघु आना चाहिए, गुरु गुरु लघु आ रहा ना, यानी ये तगड़ पहला वाला मिल गया। फिर तगड़ आना चाहिए, यानी गुरु गुरु लघु आना चाहिए, देखिए गुरु गुरु लघु, अर्थात ये भी मिल गया। अब जगण आना चाहिए, जगण की जैसी मात्रा होती है। जगण के लिए क्या करना है, ये रहा जभान, ठीक है, यानी लघु गुरु लघु आना चाहिए। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, लघु गुरु लघु, अर्थात जभान भी इसमें मिल गया। अब दो गुरु आना चाहिए, तो देखो दो गुरु भी मिल गया, यानी एकदम स्पष्ट हो गया कि यह उदाहरण किसका है, यह उदाहरण इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। बात समझ में आई? बात समझ पाए आप? चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम एक दो उदाहरणों पर और अभ्यास करेंगे, जिससे चीजें और मजबूत हो जाएं। चलिए अगला है, आलस्य त्यागो ना बनो विलासी, आलस्य त्यागो आलस्य त्यागो ना बनो विलासी, ना बनो विलासी, ठीक है, आलस्य त्यागो ना बनो विलासी। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप इसमें इनके वर्ण गिनेंगे, वर्ण गिनो। तो अब देख रहे होंगे कि देखिए एक एक वर्ण हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया। मैंने कहा ना आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे, तो त्याग में हम गा एक देखेंगे और याद एक देखेंगे, लेकिन आधा वाला नहीं मानेंगे। अर्थात कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हुआ। अब देखिए ये हुआ 9, ये हुआ 10, ये हुआ 11, इसमें आधा सा भी नहीं गिना जाएगा। मैंने आपसे बताया ना कि वर्ण गिनते समय हमें ध्यान रखना है कि जो आधे वर्ण होंगे उनको हम वर्ण श्रृंखला में नहीं गिनते हैं। मात्रा जब भी लगाते हैं तो पीछे से आगे लगाते हैं। देखिए ये हो गया गुरु, ये हो गया गुरु, ये हुआ ना, ये हुआ लघु, ये हुआ गुरु, ये हुआ लघु, ये हुआ लघु, ये हुआ गुरु गुरु, ठीक है, ये लघु और ये आधा सा के कारण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा गुरु। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, गण बनाएंगे आगे से पीछे। तो ये तीन वर्णों का मैंने गण पहला बना दिया, ये तीन वर्णों से मैंने दूसरा बनाया, ये तीन वर्णों से मैंने तीसरा बनाया, और लास्ट में दो गुरु इस पे छूट गए। आई बात समझ में? देखो वैसे ही ना, ये भी तगण है, ये भी तगण है, और ये क्या है, ये जगण है, और लास्ट में दो गुरु आ रहा। अर्थात यह उदाहरण भी किसका उदाहरण माना जाएगा, तो यह उदाहरण भी इंद्र वज्रा का ही उदाहरण माना जाएगा। बात समझ में आई? शायद आपकी समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, अभ्यास की चीजें, जितना अभ्यास करेंगे उतना चीजें सब समझ में आएंगी। अगला है जागो उठो
हे भारत देशवासी। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने ना इसका। चलिए अगला, क्या है भैया? जागो उठो, जागो उठो, भारत देशवासी। भारत देशवासी, सबसे पहला काम तुरंत वर्ण, पहले स्टेप में वर्ण ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण आ गया। वर्ण कितने आ गए? 11। यानी कि ये इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में से कोई एक होगा। फटाफट हम मात्रा लगा लेते हैं इस पे। मात्रा लगाएंगे, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु लघु। आई बात समझ में? अच्छा, जगो लिख दिया गया भैया, जागो है, जागो। देखो गलती हो रही थी, तभी तो मात्रा नहीं सेट हो रही थी भाई। जागो है ना, यानी कि गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। आ रहा समझ में? यानी ये चीजें भी समझ में आ गई। इसमें भी पहले तगण आ रहा है, फिर तगण आ रहा है, फिर जगण आ रहा, फिर दो गुरु आ रहा। अर्थात यह उदाहरण भी किसका है भैया? इंद्र वज्रा छंद का ही उदाहरण है। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगली क्लास के अंतर्गत आपसे करूंगा। लेकिन यहां तक की चीजें समझ में कितना आपके स्तर पे, कितना आपको समझ में आई, या किसी भी प्रकार की कोई भी आपको असुविधा हो रही है, आप इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और किसी शिक्षण विधि के द्वारा चीजों को समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को जरूर रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं और बेहतर तरीके से समझा सकूं। यदि समझ में आ रहा है तो भी आप जरूर लिख के भेजें कि सर चीजें समझ में आ रही हैं, हमें किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो पे कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।